हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल डिफेंस एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेट पढ़ा था। जब दो सेट को हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट कराया तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमने कुछ सबसेट लिया तो उसको रिलेशन बोला। अब कुछ रिलेशंस को, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी इससे? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन क्या होता है? रिलेशन ही होता है, लेकिन इसमें कुछ खास होता है। मतलब जो स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन। इन विच, जिसमें क्या होगा? एवरी आउटपुट या एवरी इनपुट हैव यूनिक आउटपुट। अब देखने में तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लग रही होगी, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है? एवरी इनपुट, पहला इंपॉर्टेंट टर्म। दूसरा, यूनिक आउटपुट। तो इन दो चीज पे अगर आपने फोकस कर लिया अच्छे से, तो आप लोग किसकी डेफिनेशन समझ सकते हो? फंक्शन की। तो ये बोल रहा है इस फंक्शन भी क्या है? रिलेशन है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? एवरी इनपुट, मतलब सारे इनपुट के पास क्या होनी चाहिए? एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब जैसे हम लोग ये लिखते हैं रिलेशन में, इसमें क्या है? 1 2 से रिलेटेड है। तो पहले वाले टर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनपुट। और दूसरे वाले टर्म को क्या बोल रहे हैं? आउटपुट। यहां तक क्लियर है? मतलब किसी चीज में 1 डालने पर मेरे को क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो 1 मेरा हो गया इनपुट, 2 हो गया आउटपुट। तो सारे इनपुट होने चाहिए और हर एक इनपुट के पास क्या होना चाहिए? यूनिक आउटपुट होना चाहिए। तो अगर मैं ये रिलेशन लिखता हूं 1,2, 2,3, 1,4, ये लिखता हूं, और मेरा जो सेट है जहां से मैं एलिमेंट ले रहा हूं वो है 1 2 3 एंड 4। तो ये रिलेशन है मेरा ऑन सेट ए। तो बताओ क्या ये रिलेशन वो स्पेशल टाइप का रिलेशन है जो मेरे को क्या बना दे? इसको फंक्शन बना दे। चेक करो, एवरी इनपुट मतलब सारे इनपुट होने चाहिए। इनपुट हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? 1 2 3 और 4। तो क्या मेरे पास सारे इनपुट के लिए आउटपुट है? 1 के लिए आउटपुट है, 2 के लिए है, क्या 3 के लिए है? नहीं है। तो देयर इज नो आउटपुट फॉर 3। तो 3 के लिए कोई भी आउटपुट नहीं है। मतलब मेरी जो एवरी इनपुट वाली बात थी वो गलत हो गई। तो मतलब ये स्पेशल टाइप वाला रिलेशन वो नहीं है। मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं करेगा। ये रिलेशन पहले क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं वो वाला जो फंक्शन होगा। मैं रिलेशन ले रहा हूं ऑन ए, ठीक है, और एक इस टाइप का सेट है मेरा 2 3 4 5। अब 2,3, 4,2, 5,3 एंड 2,5 कोई रह गया? 2 3 3 रह गया, और 3,2। अब देखो, अब ये जो रिलेशन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन बन सकता है? चेक करो, दो चीजें चेक करनी है। ए के हर एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए, मतलब आउटपुट होना चाहिए। मतलब यार पहले नंबर पे क्या है? ये सारे नंबर लिखे होने चाहिए। तो देखो 2, क्या 2 लिखा है? लिखा है। 3, क्या 3 लिखा है? लिखा है। क्या 4 लिखा है? लिखा है पहले नंबर पे। 5 लिखा है? लिखा है। तो मतलब सारे इनपुट के लिए मेरे पास आउटपुट है? बिल्कुल है। तो क्या मतलब यह फंक्शन बन जाएगा? बोलो जल्दी। नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी दूसरी चीज भी वेरीफाई करनी है। दूसरी चीज क्या है?
यूनिक आउटपुट। यूनिक आउटपुट का मतलब क्या है? एक इनपुट पर मेरे को एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। ये नहीं कि मैंने एक इनपुट रखा हुआ, मेरे को उसके दो आउटपुट मिल गए। एक इनपुट दो आउटपुट, मेरे को क्या मिलना चाहिए? एक इनपुट एक आउटपुट। अब यहां चेक करो, 2 का आउटपुट क्या है? 3 भी है, और 2 का आउटपुट क्या है? 5 भी है। मतलब मेरा इनपुट था 2 और मेरे को आउटपुट क्या मिला? 3 एंड 5। तो क्या मेरे को यूनिक आउटपुट मिला? नहीं मिला। तो मतलब ये कैसा है? ये फंक्शन नहीं है। ये क्लियर हो गया? अब एक लेते हैं फंक्शन का एग्जांपल, जो फंक्शन होगा a इक्वल टू 5 6 7 8। अगर मेरे को कोई फंक्शन बनाना है, मतलब ऐसा रिलेशन बनाना जो फंक्शन हो, तो पहले तो इन सब के मेरे पास क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। तो 5 की इमेज होनी चाहिए, कुछ भी अपने मन से बना ली। 6 की भी होनी चाहिए, 7 की भी होनी चाहिए, और 8 की भी होनी चाहिए। तो देखो, पहली कंडीशन ट्रू, 5 की इमेज है, 6 की भी है, 7 की भी है, और 8 की भी है। अब दूसरी कंडीशन वेरीफाई करेंगे, क्या एक आउटपुट पे दो आउटपुट मिल रहे हैं? मतलब कहीं पर ये पहला नंबर रिपीट हो रहा है दो बार। 5 पूरे में पहले प्लेस पे कहाँ है? एक ही बार है। 6 भी एक बार है फर्स्ट प्लेस पे, 7 भी एक ही बार है, और 8 भी एक बार है। मतलब कोई भी इनपुट रिपीट नहीं हो रहा किसी भी पेयर में। तो ये क्या बन जाएगा? फंक्शन। समझ में आ गया? दिस इज अ फंक्शन। अब कोई डाउट नहीं होगा कि कौन से रिलेशन को कब फंक्शन बोलना है। समझ में आ गया? दो चीजों को ध्यान में रखना है, सारे इनपुट इंक्लूड होने चाहिए और किसी भी इनपुट पे दो आउटपुट नहीं मिलने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं सेट रिलेशन फंक्शन। ये तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेट पढ़ा था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जब हम लोगों ने ए क्रॉस ए किया, ये क्या है? सेट। जब हम लोगों ने दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट किया, या अभी सेम सेट मान लेते हैं, दो सेट का जब क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या बना? कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां तक कोई डाउट नहीं है। एक सेट लिया, दो सेट को क्रॉस प्रोडक्ट कराया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब उसमें से कोई सबसेट लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, तो वो क्या बन गया? रिलेशन। ठीक है। जब हम लोगों ने रिलेशन में एवरी आउटपुट या एवरी इनपुट मस्ट हैव यूनिक आउटपुट। जब हम लोगों ने किसी रिलेशन में ये कंडीशन को इंक्लूड किया, मतलब रिलेशन होना चाहिए और उसमें सारे इनपुट पे क्या मिलनी चाहिए? यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलने लगे? फंक्शन। समझ में आया? सेट से फंक्शन तक का रास्ता कैसे तय किया हम लोगों ने? सबसे पहले सेट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट कराया कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका कोई भी सबसेट लोगे तो क्या बन जाएगा? रिलेशन। उस रिलेशन में एवरी इनपुट, मतलब सारे इनपुट के पास यूनिक आउटपुट होना चाहिए, तो क्या बन गया? फंक्शन बन गया। समझ में आ गया? नोट कर लो यहां तक। ये चीज चल नहीं रही क्या? नेक्स्ट चलते हैं मैपिंग पे। अब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे मैपिंग के थ्रू से। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कोई रिलेशन है ए सेट देना बहुत जरूरी है कि कौन से सेट पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है, इसी सेट पे बात कर रहे हैं। इनपुट भी यहीं से लेना है और आउटपुट भी इसी से लेना है। तो रिलेशन मैंने डिफाइन किया 1,3 2,1 4,2 3,2। ठीक है। अब हम लोग मैपिंग में कैसे करेंगे? जैसे सेट को कैसे करते थे? वेन डायग्राम से करते थे। तो फंक्शन के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो वो हम लोग करेंगे मैपिंग से। कैसे? ये होगा मेरा इनपुट, तो ये होगा मेरा आउटपुट। ठीक है। तो इनपुट में क्या क्या है? 1 है,
1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये क्लियर है? किसी को डाउट है कि इनपुट यहीं से लेने हैं और आउटपुट भी मेरे क्या है, यही है 1 2 3 4। क्लियर? तो 1 मेरा किसके साथ लिंक है, 3 के साथ। तो 1 मेरा किसके साथ लिंक है, 3 के साथ। क्लियर है ये? नेक्स्ट 2 किसके साथ लिंक है, 1 के साथ। नेक्स्ट 4 किससे लिंक है, 2 के साथ। और 3 किसके साथ लिंक है, 2 के साथ। तो अब दोनों कंडीशन को चेक करके देखो। सबसे पहले एवरी इनपुट, तो क्या सारे इनपुट के पास इमेज है? इनपुट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। तो देखो 1 की मैपिंग है, 2 की मैपिंग भी है, 3 की मैपिंग भी है और 4 की मैपिंग भी है। मतलब सारे इनपुट हमारे इंक्लूड है मैपिंग के अंदर। अब दूसरी कंडीशन क्या चेक करेंगे, क्या कोई एक इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है? चेक करो। ये 1 सिर्फ 3 से लिंक है, ये 2 एक आउटपुट दे रहा है, ये 3 भी कितना आउटपुट दे रहा है, सिर्फ एक दे रहा है। और ये 4 भी कितना दे रहा है, सिर्फ एक आउटपुट दे रहा है। तो क्या कोई भी एक इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है? नहीं दे रहा। तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, फंक्शन हो गया। समझ में आ गया? अब मैं अलग अलग तरीके की मैपिंग बनाता हूं और तुम लोग बताओ कि वो फंक्शन है या नहीं है। सेट हमारा जो रहेगा वो सेम रहेगा, 1 2 3 और 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं कोई भी एक मैपिंग बनाऊंगा और तुम लोग को डिसाइड करना है कि वो फंक्शन है या फिर नहीं है। जल्दी चेक करते जाओ। सबसे पहले चेक करो क्या पहला वाला फंक्शन है। जल्दी चेक करो कौन सा फंक्शन है और कौन सा सिर्फ रिलेशन है। तो दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एवरी आउटपुट इंक्लूड होना चाहिए। एवरी इनपुट के पास क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। और दूसरा यूनिक आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो क्या सारे इनपुट के पास आउटपुट है? 1 के पास आउटपुट है, 2 के पास भी है, 3 के पास भी है। क्या 4 के पास आउटपुट है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट इसको देखो, सारे इनपुट के पास आउटपुट है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन, क्या कोई एक इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है? चेक करो, ये एक आउटपुट, ये भी एक, ये 2 दे रहा है। तो सिर्फ इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये सारे इनपुट के पास आउटपुट है। क्या किसी एक इनपुट के पास 2 आउटपुट है? नहीं है। सबके पास क्या एक एक है। तो ये कैसा बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सारे इनपुट इंक्लूड है, सबके पास एक एक इमेज है, तो ये भी क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। ये क्या है, सारे इनपुट के पास आउटपुट नहीं है, सिर्फ एक के पास है, और एक के पास भी कितने हैं, बहुत सारे हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं है। इसमें चेक करो, कुछ बच्चों को लग रहा हो कि ये भी फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, सारे इनपुट के पास आउटपुट है, भले ही वो आउटपुट सेम है, लेकिन सारे इनपुट के पास आउटपुट तो है। क्या किसी भी एक इनपुट पर 2 आउटपुट मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। तो क्या होगा, ये फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? सारी मैपिंग नोट कर लो।
नेक्स्ट चलते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज पर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है, क्योंकि सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि डोमेन निकालो फंक्शन की, कोडोमेन निकालो और रेंज निकालो। तो सबसे पहले इनको समझना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या है। तो अगर कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम ए टू बी, मतलब मैंने रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, ए से बी पर। इनपुट मैं कहां से लूंगा, ए से, आउटपुट मेरे को कहां मिलेगा, बी से। ठीक है, तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। मतलब जो जो मैं उस फंक्शन में इनपुट रख सकता हूं या उस रिलेशन में इनपुट मेरे को मिल सकते हैं, मैं मतलब पॉसिबल है वो इनपुट रखना, तो उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। समझ में आ गया। कोडोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। मतलब मेरे को क्या क्या आउटपुट मिल सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स क्या क्या मिल सकते हैं। रेंज, एक्चुअल आउटपुट्स ऑब्टेन्ड। मतलब ये जो इनपुट मैंने रखे, तो वो इनपुट रखने पर मेरे को क्या क्या आउटपुट मिला, वो क्या हो जाएगा, रेंज। मतलब बहुत सारे पॉसिबल मेरे पास हैं, जैसे सेम अगर पीछे वाले में लेता हूं तो इसमें पॉसिबल आउटपुट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। लेकिन मेरे को एक्चुअल आउटपुट्स क्या मिले, सिर्फ 1 मिला। तो 1 मेरा कहां जाएगा, रेंज के अंदर जाएगा, और बाकी सब कहां जाएंगे, कोडोमेन के अंदर जाएंगे। समझ में आ गया, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो अगर मैं ये बना देता हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें बताओ डोमेन क्या होगी। डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इनपुट्स क्या है मेरे पास, 1 2 3 4। ठीक है, कोडोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, सारे पॉसिबल आउटपुट्स जो आ सकते थे, 1 2 3 और 4। डोमेन और कोडोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज, मेरे को एक्चुअल में क्या क्या मिला, मैं क्या क्या अचीव कर सकता था लाइफ में, उससे मतलब नहीं है, मैंने क्या क्या अचीव किया उससे फर्क पड़ रहा है। तो मैंने क्या क्या अचीव किया, 1 किया, 2 किया और 3। ये 4 क्या है, आर्ट्स होगी जो मेरे को नहीं अचीव करनी। ये सब क्या है, पीसीएम। ठीक है, तो 1 2 3 में कहां आ गए, मेरी रेंज के अंदर आ गए, और जो 4 था वो मेरी रेंज में नहीं था। समझ में आ गया। तो ऊपर वाले के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, ए, कोडोमेन क्या हो जाएगा, बी, रेंज क्या होगी, रेंज हो गया वो सारे बी का कलेक्शन जब मैं अपने इनपुट में ए रख रहा हूं और मेरे को क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। वो बी जब मैं सारे इनपुट क्या कर रहा हूं, रख रहा हूं, वो ए कहां से आएंगे, कैपिटल ए से। समझ में आ गया। तो अब हम लोग इस रेंज को क्या बोल देंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ गया। डाउट, किसी को डाउट है, नोट कर लो डेफिनेशन। नेक्स्ट, इमेज और प्री इमेज। अब हम लोग रिलेशन से उठ के कहां आ गए हैं, फंक्शन के अंदर। अब फंक्शन कहां से चल रहा है हमारा, फ्रॉम ए टू बी, तो इस ए को क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। इस बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और जब डोमेन को फंक्शन में रखा जाएगा, मतलब फंक्शन में जब डोमेन की वैल्यू रखी जाएंगी, सारे इनपुट्स, तो जो जो वैल्यू मेरे को मिलेंगी वो क्या हो जाएगा, मेरा रेंज हो जाएगा। तो वो सारे आउटपुट का सेट, जहां पे डी क्या है मेरी, डी इज डोमेन। तो डोमेन के सारे इनपुट को जब मैं फंक्शन में रखूंगा तो मेरे को क्या क्या मिलेगा, वो सब कहां आएगा मेरा,
रेंज के अंदर। ये क्लियर है? तो इमेज और प्री इमेज क्या होता है? अगर मेरा ए है 1 3 5 और बी है 6 7 8, ठीक है, और मेरे फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है अपनी मर्जी से, दोनों तरीके से कर देता हूं, ठीक है। तो 1 मेरा लिंक किया है मैंने 7 से, 3 किया है 6 से, 5 किया है ये भी 6 से। तो 1 3 5 6 7 8, 1 लिंक है 7 से, 3 लिंक है 6 से, और 5 भी किससे लिंक है? 6 से। ये फंक्शन है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करना है हमको? आउटपुट निकाल लें। आउटपुट क्या क्या आ रहे हैं बताओ? इनपुट में क्या है? 1 3 5, आउटपुट में क्या है? सिर्फ 7 और 6 है। तो रेंज में क्या आ जाएगा मेरा? डोमेन क्या होगी? पहले डोमेन बताओ। 1 3 5, को डोमेन क्या हो गई? 6 7 8, और रेंज क्या होगी मेरी? 6 और 7। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जब मैंने 1 रखा तो मेरे को क्या मिला? 7 मिला। इसका मतलब क्या है? जब मैंने अपने फंक्शन में 1 रखा तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। जब मैंने अपने फंक्शन में 3 रखा तो मुझे 6 मिल रहा है, और जब मैंने अपने फंक्शन में क्या रखा? 5 रखा तो भी मेरे को क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। ये क्लियर है? ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अब ये जो तुमने इनपुट और आउटपुट लिखा है, ठीक है, तो ये जो इनपुट है इसको बोलते हैं प्री इमेज ऑफ 6। इसका मतलब क्या है? ये जो 3 है वो 3 क्या है? प्री इमेज है किसकी? 6 की। और 6 क्या है? 6 इज इमेज ऑफ 3। मतलब समझ में आया? जब मैंने अपने फंक्शन में 3 रखा तो मुझे क्या मिला? 6 मिला। मतलब 3 रखने पे 6 मिल रहा है, तो 3 की इमेज क्या हो गई? 6 हो गई। और 6 की प्री इमेज क्या हो गई? 3 हो गई। तो दोनों वाइस वर्सा चलता है ये। अगर मैं कुछ भी रैंडम कोई भी वैल्यू रखता हूं, एफ ए रखने पे मेरे को मिल रहा है स्माइली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्माइली इज अ इमेज ऑफ ए। कोई डाउट? एंड ए इज अ प्री इमेज ऑफ स्माइली। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं है सिर्फ नंबर्स ही हो, कोई सिंबल्स भी हो सकते हैं। नोट कर लो प्री इमेज और इमेज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। ये हैं सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स जो तुमको याद करने हैं। इनकी डोमेन भी याद करनी है, इनकी कोडोमेन भी याद करनी है, इनकी रेंज भी याद करनी है, और ये फंक्शन ग्राफ पर कैसे दिखते हैं ये भी याद करना है। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन करते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नाम से समझ में आ रहा है, जो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट क्या है? के है। वो कांस्टेंट क्या ले लिया हम लोगों ने? के ले लिया। जीरो भी ले सकते हैं कांस्टेंट को, है तो जीरो कांस्टेंट नंबर ही ना। देन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के, मतलब क्या? एफ एक्स इक्वल टू के। तो कोई भी वैल्यू मैं अपने फंक्शन में रखूं मेरे को हमेशा क्या मिलेगा? के मिलेगा। क्या मेरे इनपुट से फर्क पड़ रहा है कि मैं क्या इनपुट ले रहा हूं? नहीं पड़ रहा। हर बार वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? के मिलेगी। अगर मैं F1 भी रख रहा हूं तो भी क्या मिलेगा? के मिलेगा। F-3 रखूंगा तो भी क्या मिलेगा? के मिलेगा। F पाई रखूंगा तो भी क्या मिलेगा? के मिलेगा। मतलब मैं कोई भी वैल्यू रखूं मेरे को हमेशा क्या नंबर मिलेगा? सिर्फ के। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाने की सोचोगे तो सबसे पहले ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। एक्स मेरे इनपुट है और वाई क्या है? आउटपुट। ये क्या है? इनपुट,
और ये क्या है, आउटपुट। तो मैं इनपुट एक्स एक्सिस से रखूंगा और आउटपुट कहां मिलेगा, वाई एक्सिस पे। तो मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रखूं, मुझे हमेशा क्या मिलेगा, के मिलेगा। तो अगर मैं उस के को यहां मान लेता हूं, वो नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, तो हर पॉइंट के लिए मेरे को क्या मिलेगा, सिर्फ के ही मिलेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये येलो वाली लाइन। तो ये किसका ग्राफ हो गया, एफ एक्स इक्वल टू के का। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें। अब इस फंक्शन की हमको निकालनी है डोमेन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर फंक्शन समझ में आए या ना आए, ग्राफ समझ में आए या ना आए, लेकिन तुमको उसकी डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए। उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन। मतलब ये फंक्शन कहां कहां डिफाइंड है, मतलब इस फंक्शन को जहां जहां प्रॉब्लम है उन वैल्यूज को हटा दो, और जहां प्रॉब्लम नहीं है वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, डोमेन ऑफ डेफिनेशन के अंदर। तो बताओ, क्या इस फंक्शन के अंदर मैं कोई भी वैल्यू रखूं तो मुझे कभी प्रॉब्लम होगी, मैं कुछ भी वैल्यू रखूंगा मेरे को क्या मिलेगा, के मिलेगा। मेरे इस फंक्शन में येलो में कहीं भी कोई ब्रेक आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब मेरे को डोमेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा पूरा का पूरा एक्स एक्सिस जो इनपुट है वो मेरे डोमेन ऑफ डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि मेरे को किसी पे भी प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होगी, आर। अब रेंज क्या होगी, रेंज मतलब जब मैंने अपने डोमेन ऑफ डेफिनेशंस के पॉइंट को फंक्शन के अंदर रखा तो मेरे को आउटपुट में क्या क्या मिला, चेक करो। पूरा आर मैंने रखा है फंक्शन के अंदर, मेरे को सिर्फ आउटपुट में क्या मिल रहा है, सिर्फ के मिल रहा है। मतलब एक्स एक्सिस तो मेरी पूरी कवर हो रही है येलो लाइन से, लेकिन वाई एक्सिस कितनी कवर हो रही है, सिर्फ एक पॉइंट कवर हो रहा है, वो क्या है, के। तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, ओनली ऑन के। समझ में आ गया, नोट कर लो। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है, मैं जो इनपुट रख रहा हूं मेरे को वही आउटपुट मिल रहा है, वो कोई भी चेंज नहीं कर रहा है, आइडेंटिकल्स मिल रहे हैं, दोनों इनपुट भी आइडेंटिकल है, आउटपुट दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, कोई भी चेंज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या देगा, एफ एक्स रखने पे एक्स ही देगा, कोई भी चेंज उसमें नहीं करेगा। ये क्लियर है। इसका ग्राफ बना के देखो जल्दी से। तुमको मेन याद करने हैं ग्राफ, डोमेन और रेंज। तो एफ एक्स रखने पे क्या मिल रहा है, एक्स, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। जीरो रखने पे क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। जीरो रखने पे क्या मिलेगा, जीरो ही मिल रहा है। वन रखने पे क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा। फोर रखने पे क्या मिलेगा, फोर मिलेगा। माइनस थ्री रखने पे क्या मिलेगा, माइनस थ्री मिलेगा, क्योंकि वो कोई भी चेंज नहीं कर रहा है। तो सेम इनपुट पे क्या मिल रहा है, सेम आउटपुट। पाई रखूंगा तो क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। तो मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ अगर इसके पॉइंट्स को मैं जोड़ूंगा, 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, ग्राफ प्लॉट हो गया ये। अब जल्दी से बताओ इसकी डोमेन क्या है। डोमेन मतलब ये एक्स एक्सिस को कितना कवर कर रही है, ग्रीन वाली लाइन, और रेंज वाई एक्सिस को कितना कवर कर रही है। तो एक्स एक्सिस पे लाइन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रही है, मतलब पूरी की पूरी रियल लाइन है, बीच में कोई ब्रेक भी नहीं है। तो क्या हो जाएगी डोमेन, रियल नंबर। अब देखो वाई एक्सिस वहां सिर्फ एक पॉइंट कवर हो रहा था, यहां क्या हो रहा है, पूरा वाई एक्सिस कवर हो रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो क्या हो गया, रेंज, ये भी क्या हो गई, रियल नंबर हो गई। समझ में आ गया, डोमेन और रेंज। नोट करो इसको जल्दी। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन किस टाइप का होता है, फंक्शन ऑफ द टाइप
ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ एंड सो ऑन an x की पावर n। तो अगर इस टाइप का फंक्शन है तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। और इस फंक्शन की डिग्री कितनी होगी, n। समझ में आ गया। इसमें कितने टाइप्स हैं, सबसे पहला है लीनियर। लीनियर मतलब डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। ये क्लियर है। तो अगर कोई भी फंक्शन लेता हूं तो कैसे होगा, ax प्लस बी टाइप का, क्योंकि मेरे को डिग्री कितनी लेनी है, 1 लेनी है। ये समझ में आ गया। 10th में पढ़ा होगा लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। समझ में आ गया, क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। मतलब जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो मेरे को y फंक्शन क्या मिलेगा, b मिलेगा। तो ये पॉइंट कितना होगा, b होगा। ठीक है। तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, x एक्सिस कितना कवर कर रही है लाइन, पूरा रियल नंबर। y एक्सिस कितना कवर कर रही है, वो भी पूरा रियल नंबर। क्या कहीं ब्रेक है लाइन के बीच में, कहीं ब्रेक नहीं है। तो मतलब पूरा कवर कर रही है, नीचे से लेके ऊपर तक और लेफ्ट से लेके राइट तक। लेफ्ट से राइट जितना कवर कर रही है वो डोमेन, अप से डाउन तक जितना कवर कर रही है वो रेंज। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। क्वाड्रेटिक फंक्शन में डिग्री कितनी होती है, 2। ठीक है। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। अब पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं ये मैं बताता हूं। कोई भी एक सबसे छोटा एग्जांपल लो क्वाड्रेटिक का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, किसी को याद है। 0 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे बॉक्स बनाते थे एक, तो 0 अगर मैं रखूंगा तो मुझे फंक्शन क्या मिलेगा, 0। अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, y1 ही मिलेगा। मतलब आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को। अगर ये दिक्कत है तो एफ एक्स रख लो, ठीक है। माइनस का 3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 3 स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, प्लस का 9। माइनस का 4 रखूंगा तो क्या मिलेगा, प्लस का 16। प्लस का 4 रखूंगा तो भी प्लस का 16, और प्लस का 3 रखूंगा तो भी प्लस का 9। तो 0 क्या के लिए, 1 3 4, -3 -4, 0 पर 0 ही मिल रहा है। 0 पर 0, 1 पे 1, 3 पर क्या मिल रहा है 9, 4 पर क्या मिल रहा है 16, -3 पर भी क्या मिल रहा है 9, और -4 पे भी 16। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये तुम्हारा किसका ग्राफ हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। समझ में आ गया। अब इसको चेक करो क्या ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन के लिए कैसे चेक करोगे, किसी भी एक वैल्यू पर दो आउटपुट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा 1 यहां है तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं 1 पे, तो वो ग्राफ को दो जगह पर कट नहीं करनी चाहिए। अगर वो दो जगह पे कट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, मेरे को 1 पे दो आउटपुट मिल रहे हैं। अगर दो जगह कट कर रही है ग्राफ को तो कितने आउटपुट मिलेंगे, 2। ये ग्राफ को कितनी कट कर रहा है, सिर्फ एक जगह ही कर रहा है। तो मैं कोई भी अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक ही जगह कट करेगी। तो मतलब ये फंक्शन क्या है, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्यूबिक पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है,
3। ये क्लियर है? अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। x+2 फैक्टराइज करके ले रहा हूं मैं, x-5 और x+3। तो इसके रूट्स तुमको डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखता तो ना तो मुझे दिखते ना तुमको दिखते, लेकिन अभी क्या है, हम दोनों को दिखाई दे रहे हैं एक साथ। इसमें भी रूट्स क्या है, -2, इसमें रूट क्या है +5, इसमें क्या है -3। ये क्लियर है? अगर अब तुम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो जब पीछे वाले का डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। इसको देख के याद आया कि इसकी डोमेन और रेंज तो रहेगी। तो इसमें डोमेन क्या होगी, देखो एक्स एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है, ये ग्रीन लाइन पूरा कवर करेगा, कोई भी वैल्यू रख सकते हो एक्स एक्सिस की। तो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। अब रेंज बताओ, वाई एक्सिस को एक ग्रीन लाइन कितना कवर कर रही है, सिर्फ 0 से ऊपर का कवर कर रही है एरिया। क्या 0 से नीचे का एरिया कवर कर रही है, नहीं कर रही है। तो 0 से सिर्फ ऊपर का एरिया कहां आएगा, मेरे रेंज के अंदर आएगा। क्या 0 इंक्लूड है। तो मेरे को कहां से कहां तक के मिल रहे हैं, 0 से पूरा ऊपर तक मिल रहा है, मतलब इंफिनिटी तक मिल रहा है। समझ में आ गया इसकी रेंज क्या है, क्लियर है ये? क्यूबिक के लिए इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। क्या कोई भी वैल्यू रखने पर मेरे को प्रॉब्लम होगी इस फंक्शन में, नहीं होगी। तो मतलब क्या है, इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर। अब रेंज निकालने के लिए हम लोग इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब इन स्टेप को याद रखना जो इसका रेंज निकालने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसके जीरोस लिखो, जीरोस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इस एफ एक्स की जीरोस क्या गए, ये टर्म जीरो कब होगा, -2 पे, ये जीरो कब होगा 5 पे, और ये कब होगा -3 पे। तुमको सिर्फ क्या करना है, ये तीनों पॉइंट या इसके ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 जीरो जो अगली पॉलिनोमियल में क्यूबिक के बाद, तो चारों के निकालने हैं, पांचों के, 6 के, जितने भी हैं। अभी कितने हैं, 3। इन तीनों को इस ग्राफ पे प्लॉट करो। सबसे छोटा क्या है, -3, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, -2, उसके बाद बड़ा कौन है 5। ये क्लियर है? अब तुमको सिर्फ क्या चेक करना है, 5 से किसी बड़ी नंबर पे, 5 से बड़ा कोई भी नंबर लो, सबसे इजी दिमाग में क्या आएगा, 6 आएगा। उस 6 को इसके अंदर रख के देखो, फंक्शन के अंदर। उस 6 को क्या करना है, फंक्शन के अंदर रखना है। तो फंक्शन में अगर मैं 6 रखूंगा तो मुझे बस ये चेक करना है कि पॉजिटिव मिलेगा या फिर नेगेटिव। तो अगर मैंने 6 रखा तो 6 + 2, 6 - 5, 6 + 3, क्या मिल गया, 8 × 1 × 9। तो क्या ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या ये नंबर पॉजिटिव है। मेरे को वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। समझ में आ गया? मुझे सिर्फ किससे मतलब है, साइन से। तो साइन क्या है, पॉजिटिव। तो 5 के बाद सारे नंबर के लिए वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब इसके ऑल्टरनेट साइंस को लगाना स्टार्ट करो। प्लस के बाद ऑल्टरनेट क्या आएगा, नेगेटिव। तो अब अगले जो पार्टीशन है, ये 5 के बाद था, ये -1 से वो -2 से -3 और -3 के बाद, तो ये वाले इसके लिए क्या हो गया, प्लस। ये दूसरा पार्टीशन है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। अगर 3 पॉइंट होंगे तो कितने पार्टीशन करेंगे, 4। तो ये एक पहला पार्टीशन जिसमें पॉजिटिव जो हमने कैलकुलेट किया है। अब ऑल्टरनेट करो, प्लस के बाद क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव के बाद क्या आएगा, प्लस, फिर प्लस के बाद क्या आएगा, नेगेटिव। ये क्लियर है? अगर इतना करना तुमको आ गया, अब सीधे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे, यहां पे फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, तो ग्राफ ऐसे आएगा। ग्राफ ऊपर से आएगा पॉजिटिव, और 5 के बाद कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसके बाद फिर से क्या होना है, पॉजिटिव होना है, तो इसके बाद दोबारा ऊपर से जाएगा पॉजिटिव के बाद, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसके बाद पूरा क्या है, नेगेटिव ही नेगेटिव है, इसके बाद चेंज नहीं हो रहा, तो ग्राफ पूरा ऐसे चलता हुआ जाएगा। तो ये तुमने किसका ग्राफ बना दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। समझ में आ गया? अब चेक करो ग्रीन लाइन वाई एक्सिस को कितना कवर कर रही है, नेगेटिव से लेके कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक। तो क्या कोई ब्रेक है, नहीं है। तो इसकी डोमेन आर थी, रेंज क्या हो जाएगी, आर। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है, हमेशा आर होती है।
और डोमेन की पूरी नहीं होती है। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है, पूरी आर नहीं होती, कुछ पार्ट होता है। समझ में आ गया? और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज कैसे निकालते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। समझ में आ गया? तो क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। अब नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन। क्लासिफिकेशन करेंगे अगली क्लास में। अब है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन किस टाइप का होगा, अपॉन में नंबर होगा। तो सबसे इजी पहले तो लिख लेते हैं, फंक्शन कैसा होगा, पी अपॉन क्यू, वो होता है रैशनल नंबर। फंक्शन कैसा होगा, एफ एक्स होगा, यहां पर ऊपर एक फंक्शन होगा और एक नीचे फंक्शन होगा। समझ में आ गया? ऊपर एक फंक्शन और नीचे एक फंक्शन। रैशनल फंक्शन तुमको पता है अपॉन में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अपॉन में जीरो आते ही क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब क्या है, क्यू एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है रैशनल फंक्शन की। अब क्यू एक्स जीरो कहां होगा, जब एक्स इसका क्या होगा, जीरो होगा। मतलब मुझे क्या करना है, उन एक्स को हटा देना है। कौन से एक्स को, कौन से एक्स को हटा देना है, जिस एक्स पर क्यू एक्स क्या दे रहा होगा, जीरो दे रहा होगा। तो उन एक्स को हटा देना जिसपे क्यू एक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, इसकी डोमेन में से हटा देंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, जी एक्स की डोमेन निकालोगे, क्यू एक्स की डोमेन निकालोगे, और नीचे वाले डोमेन में से क्या निकाल दोगे, वो वाले नंबर हटा दोगे जिसपे फंक्शन क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। एक एग्जांपल देके बताता हूं, सिंपल सा फंक्शन लेता हूं, 1/x², 1/x, 1/x+2 x-3। एक और ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x² + 1 एंड x² - 9। तो इन सारे फंक्शन की क्या बतानी है, डोमेन बतानी है। तो ये फंक्शन कहां पे डिफाइंड नहीं होगा, अगर मैं x की वैल्यू क्या लूंगा, जीरो लूंगा, मतलब x² जीरो कहां हो रहा है, जीरो पर। तो जीरो को क्या करना है, हटा देना है। क्या किसी और नंबर पे प्रॉब्लम है, नहीं है। तो सारे नंबर क्या है इसमें, रियल नंबर में से क्या हटा देना है, सिर्फ जीरो हटा देना है। अगर मैंने जीरो हटा दिया तो क्या ये कभी भी नॉट डिफाइंड होगा, नहीं होगा। इसमें से भी क्या दिक्कत आएगी डोमेन में, सिर्फ रियल वाले नंबर, वो जहां पर जीरो हो रहा होगा डिनोमिनेटर, उन नंबर्स को क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। नेक्स्ट, इस वाले फंक्शन के लिए बताओ डोमेन क्या होगी। ये नीचे जीरो कब कब होगा, -2 पर होगा और +3 पे होगा। तो मेरे को रियल नंबर में से क्या हटा देना है, -2 और प्लस का 3। इसकी डोमेन समझ में आ गई। इसकी डोमेन क्या होगी, जल्दी बताओ। रियल नंबर में से हटानी होगी कुछ ना कुछ। ये वाला फंक्शन जीरो कब होगा, जब x² - 9 क्या होगा, जीरो होगा। x² = 9, इसका मतलब क्या हो गया, x² - 9 = 0, मतलब x² = 9, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ±√9, तो x = ±3। मतलब क्या हो गया, ये वाला टर्म जीरो कब आएगा, +-3 पे। तो +-3 को हटाना पड़ेगा। और x² + 1 जीरो कब होगा, इसको भी इक्वल टू जीरो रख के देखो, x² + 1 = 0, x² = -1, x √-1। तो बताओ क्या √-1 को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। लेकिन क्या वो रियल लाइन पे आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब x² + 1 कभी भी जीरो होगा रियल नंबर के लिए, नहीं होगा। मतलब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर हो या फिर ना हो। तो मेरी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर में से वो पॉइंट हटा देने हैं जहां पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। समझ में आ गया। तो डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर एक्सेप्ट वो वाले पॉइंट जहां पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। नोट कर लो इसको। रैशनल फंक्शन हो गया,
नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही वाला फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन, ये फंक्शन क्या करता है, ये है हमारा बीजेपी। इसमें कैसा भी नंबर रखो, इसको सिंबल डिनोट करते हैं किससे, डिनोटेड बाय दिस। इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू रखें, +2 रखेंगे तो क्या देगा +2, अगर -2 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा +2। मतलब इसके अंदर चाहे पॉजिटिव का रखो या नेगेटिव का रखो, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। तो हुआ ना बीजेपी ऐसा, कैसे भी लोग जाए इसके अंदर हमेशा कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव बन के बाहर निकलेंगे। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें। इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, अगर तुम अंदर पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हो, क्या रख रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव भी आएगा। मुझे पॉजिटिव भी चाहिए ना फंक्शन में, मॉड फंक्शन ऐसे रख लो, मॉड x कैसे डिफाइंड है। और अगर मैं नेगेटिव रख रहा हूं, मान लो कोई नेगेटिव आना चाह रहा है मेरी पार्टी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद एक और नेगेटिव लगा दूंगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर मैंने अब यहाँ पे मान लो -3 रख रहा हूं, तो -3 क्या है, <0 है, <0 तो बाहर क्या लगाना है, एक माइनस लगाना है, और x की जगह पे क्या रख रहा हूँ -3, तो क्या हो गया +3। मतलब मॉड -3 पे भी वैल्यू क्या मिल रही है, +3। फंक्शन की वर्किंग समझ में आ गई। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, डोमेन और रेंज भी। एक तरीके से स्क्वायर वाले फंक्शन की तरह ही काम कर रहा है, बस क्या कर रहा है, वैल्यू का स्क्वायर नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 0 रखूंगा मॉड के अंदर, क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, कॉपी करके भी ला सकते हैं ना इसको, 15। तो ये हो गया हमारा इनपुट और ये हो गया हमारा आउटपुट। आउटपुट में क्या रख लेते हैं, डायरेक्ट मॉड x। 0 रखने पे क्या मिलेगा 0, -3 रखने पे क्या मिलेगा +3, +3 रखने पे क्या मिलेगा +3, -10 रखने पे क्या मिलेगा +10। और अगर मैं +10 रखूंगा तो भी क्या मिलेगा +10। तो क्या मॉड फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू लेगा, नहीं लेगा। 0 पे 0, 1 पे क्या मिलेगा 1, 2 पे क्या मिलेगा 2, 3 पे क्या मिलेगा 3, 4 पे क्या मिलेगा 4। -1 पे भी क्या ही मिलेगा, क्या -1 मिलेगा, नहीं, क्या बनेगा +1। 2 पे भी क्या मिलेगा +2, 3 पे क्या मिलेगा +3। तो ग्राफ किस टाइप का हो गया, इस टाइप का। समझ में आ गया, पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए भी नेगेटिव। ये क्लियर है। जल्दी से बताओ इसकी डोमेन क्या है, क्या इस फंक्शन को कहीं भी प्रॉब्लम है, एक्स एक्सिस में नहीं है। डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर। रेंज, वाई एक्सिस पे कितना एरिया कवर कर रहा है, क्या ये फंक्शन नेगेटिव से 0 से नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है, सिर्फ कहां जा रहा है, इससे ऊपर जा रहा है। तो मेरा क्या हो गया 0 से इंफिनिटी, सिर्फ पॉजिटिव नंबर इसकी रेंज के अंदर है। समझ में आ गया इतना। अब इसके नेक्स्ट टाइप करेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है, अगली पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले पार्ट के नोटिफिकेशन के लिए फॉलो करते रहें।